हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके अति लघु प्रश्नों को कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हमने आपको करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें सारे अति लघु प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। जितने भी थे बचे हुए थे सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अति लघु प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अति लघु से मिलता जुलता ही लघुत्तरीय प्रश्न आता है। अगर आपने अति लघु अच्छे से पढ़ा है तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। और अति लघु कोई प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर के होते हैं सारे प्रश्न, और 1 नंबर का प्रश्न होता है और मुश्किल से 1 लाइन का आंसर होता है। उसमें आप कोई भी कहानी कोई भी स्टोरी नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। इसलिए आप अगर इसको पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आदर्शवादी जो शिक्षा था उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करे। आदर्शवादी शिक्षा में कितनी विधियां हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां। कितनी विधियां हैं? 8 विधियां हैं। प्रकृतवादियों का शिक्षा का अधिकार क्या है। प्रकृतवादियों शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो ये 14 है। मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया था? तो ये मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने। यह क्वेश्चन जो है यह टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृतवाद को सीखने की किस विधि का जन्म दिया। प्रकृतवाद ने सीखने की किस विधि का जन्म दिया? ह्यूरिस्टिक विधि है। प्रकृतवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। किसको? इंद्रियों को आवश्यक माना है। प्रकृतवाद ने किसके महत्व को स्वीकार किया था? आत्मा और परमात्मा के महत्व को प्रकृतवाद ने स्वीकार किया था। प्रकृतवाद के कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद जो होता है वह किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद कहता है कि मतलब जिस इंसान की जैसी उपयोगिता रहेगी, जैसी उसकी आवश्यकता रहेगी वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन बल देता है? वह प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा निरंतर चलती रहती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह वोम टू टूम जाती है। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो यह है प्रयोजनवाद को। पूछ लेगा कि क्रियावाद को किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मानववृत्त है? किसके अनुसार है? तो वह जेम्स के अनुसार है। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो होती है वह समाज की होती है। समाज देखते भी हैं कि हम लोग समाज के अकॉर्डिंग के ही चलते हैं और समाज जो चाहे वो हमसे करा भी सकता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वह व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक का समाजीकरण। किसका है? बालक का समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी। प्रोजेक्टिव मेथड की जो खोज है वो किसने की थी। किलपैट्रिक ने की थी। किसने की थी। किलपैट्रिक ने की थी। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं। तो प्रयोजनवाद में बताए गए हैं।
जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक है। डीवी से सामाजिक वातावरण कहता है। डीवी से सामाजिक वातावरण इसलिए कहता है वातावरण क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तरह तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग माहौल से, जिसमें इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसलिए बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर बहुत सी चीज़ें सीखता है, इसीलिए विद्यालय को इन्होंने एक समाज माना है। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में डीवी के क्या विचार हैं? शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता को क्या करना है? प्रदान करना है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित अंतर्निहित अवांछितता को समझ सके। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? पूछता है कि किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया था? तो किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। फ्रॉबेल ने वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बाल उद्यान या किंडरगार्टन रखा। यह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। किसके लिए? बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगर हम बच्चों के लिए जीवित उसके अनुसार वातावरण तैयार करेंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से सीखेगा। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। फ्रॉबेल के अनुसार उनका यह कहना था कि अगर बच्चे के अंदर कुछ उसकी शक्तियां हैं तो उसको बाहर निकालना है। या ये नहीं है कि आप अपना ज्ञान उसके दिमाग में भरने की कोशिश करें, जो उसके दिमाग में चल रहा है आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। मॉन्टेसरी पद्धति सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी थी जब किसी शक्ति का एक क्रम के अनुसार विकास हो। इनके अनुसार यह है कि बालक शरीर का जो बढ़ता है एक आत्मा है जो विकसित होता है। विकास के इन दोनों स्वरूप का हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। इन्हें कुरूप नहीं समझना चाहिए, ना इन्हें दबाना चाहिए। अगर कोई बच्चा सिंगिंग में है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप गाना नहीं गा सकते हो, आपको गाना नहीं गाना, आप सिर्फ पढ़िए। जिस छात्र की जिस चीज़ में रुचि है आप उसके प्रति उसको क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालक की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती है, अतः इस अवस्था में ही उसको ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गीजूभाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार हैं? गीजूभाई का मानना था कि शिक्षा ही बालकों का मार्गदर्शन और उसका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा? शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। एमिल किसकी रचना है? एमिल रूसो की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसो हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है कि बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो बुनियादी शिक्षा है। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादक कौन है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक के बालकों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था।
रूसो के अनुशासन में किस दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो पहला था स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रकृति परिणाम तथा अनुशासन का सिद्धांत। उन्होंने कहा बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन प्रकृति परिणाम के अनुसार अनुशासन भी होना चाहिए। उनका मतलब मानना था कि अगर बच्चा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वह प्रकृति उसे दंड देगी। अगर ठंडक के मौसम में वो बिना कपड़े के जाएगा तो क्या होगा? उसकी शरीर अकड़ जाएगी, उसको ठंडक लगेगी, कुछ भी होगा, प्रकृति वो अपने अनुसार उसको दंडित करेगा और वो जब दोबारा घर से बाहर निकलेगा तो कपड़े पहन कर निकलेगा। अगर वह जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देगा तो प्रकृति क्या करेगा? उसे दंड करेगा। वह जल जाएगा तो दूसरी बार अपना जो हाथ है वह जलती हुई आग में नहीं डालेगा। प्रकृति परिणाम द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य? प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया? किस नाम बाल उद्यान या किंडरगार्टन रखा? सन 1939 में आरंभ किया। सन 1939 में फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का क्या हुआ था? शुभारंभ किया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित की शिक्षा। कामेंद्रियों की उसको शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा होनी चाहिए और भाषा तथा गणित का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? मानसिक मंद बालक पर ध्यान दिया, क्योंकि जो प्रतिभाशाली है, प्रभावी बच्चे, वो तो सीख ही जाएंगे, उन पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं, ध्यान तो हमें उन पे देना चाहिए, उनको उनके विचारों को प्रकट करना चाहिए, उन्हें समाज के प्रति जोड़ना चाहिए। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। सामाजिक गीलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं तथा सांस्कृतिक साधनों तथा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा मुद्रा के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, वह जीवन की गतिविधियाँ, रीतियाँ के बदलाव हो सकते हैं, भौतिक दशाओं का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध की कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र सुधार करने का साधन है। वह एक सामाजिक उन्नति की दशा में, यह नहीं कि विद्यालय संचालकों के विचारों के आधार पर निर्भर रहता है। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में बालक को लिखना सिखाया जाता है तथा उसे 3 कार्य कराए जाते हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास पहला होता है, अक्षरों के स्वरूप ज्ञान तथा तीसरा है अक्षरों का उच्चारण। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है कि पहले पकड़ने को सिखाया जाएगा, फर्स्ट बच्चों को लेखन पकड़ने का अभ्यास, सेकंड उससे अक्षरों का ज्ञान, जब उसे लेखन पकड़ने का ज्ञान हो जाएगा, अक्षर का पहचान हो जाएगा, तो अक्षरों का उच्चारण भी करना सीख जाएगा। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक किसी परिचित वस्तु की मेज पे रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक वाक्य पढ़ना सीख जाता है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा समाज विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वह शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य है कि मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों की प्रधानता की जानी चाहिए।
समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वृत्तियों की सहायता करता है। सामाजिक शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। परिवार द्वारा शारीरिक विकास के संबंध बताइए। घर ही मनुष्य का शारीरिक विकास का नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हवादार घर होना चाहिए, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि ये सब होनी चाहिए। परिवार तथा बालकों के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बाक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षा पत्र, कहानी, पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में गीजू भाई का कथन देखिए कि हमारे घर में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं जिन पर बालक के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीरें बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनको बालकों के लिए क्या उपयोगी रह जाता है। व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु यह स्वयं भी समाज को प्रभावित होता है। जन्म लेते ही समाज के प्रभाव से आने लगता है। कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालय के संबंध में क्या लिखा? तो कोठारी आयोग ने शैक्षिक संबंध में लिखा कि कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकास में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। शिक्षा को व्यावसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता तथा देश को खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली एक प्रकार व कुशल व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिक का नहीं। बचपन छीनना बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। सरकार ने तथा संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थितियों की अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। परिवार परिस्थितियों में बाल श्रम को विवश करती है। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उसी उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती और बच्चों का बचपन छिन जाता है। बाल श्रम क्या होता है कि परिवार कभी कभी मजबूर हो जाता है वह बच्चों से बाल श्रम कराने के लिए। जब खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो बच्चा खुद ही सोचेगा कि मैं जाके कुछ बाहर कर लूँ कि जिससे मेरे खाने की व्यवस्था तो हो जाए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में आपात गति में वृद्धि परिणाम स्वरूप मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीति तथा सांस्कृतिक पक्ष पर पड़ने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक तथा समृद्ध संसाधनों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य: पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षित महिलाओं की स्थापना। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था है? तो मानक शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए NCT है। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? विद्यालय छोड़ने वाले बालक क्या होते हैं? ड्रॉप आउट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय: वृक्षरोपण, वायु शुद्ध हेतु, पानी विकसित हेतु, नलियों की व्यवस्था। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम: सहयोग, अच्छा आचरण करना, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों पर ध्यान रखना। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किस प्रकार है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी किसने दिया था? यह जॉन डेवी ने दिया था। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता तथा बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास लाया जाता था। वहाँ बालक मौलवी साहब को उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना सिखाते हैं। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह है कि कोई भी आदत न डालो। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम के विरोधी थे। विद्यालय समाज का लघु रूप स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय समाज का लघु रूप की वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो, दोनों को शिक्षा एक समान प्रदान की जाए। हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज के जितने भी अति लघु प्रश्न थे हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। प्रीवियस ईयर भी मैंने सारा करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे प्रीवियस ईयर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।